नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिलेशन के बारे में, दोलन के बारे में, और दोलन से ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात आप दिमाग में फिक्स कर लें, जब भी आपने पहले भी और आगे भी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने आप जाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। कई बार तो क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा होता है, इक्वेशन ही ऐसी होती है कि आप उसको देख के ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर पेपर में सबसे आसान और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो वो सरल आवर्त गति से होगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आपका पढ़ने का पैटर्न ऐसा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वेश्चन ओरिएंटेड, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपकी अप्रोच ठीक रहेगी। तो आप बात को समझ लें, ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वीडियो है उसको इस क्लियरिटी के साथ देखें, और मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। उन क्वेश्चन को देखें कि अप्रोच क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब यहाँ त्वरण कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ वेग ज़्यादा हो गया, यहाँ वेग कम हो गया, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। वीडियो कंटेंट जब ऑसिलेशन या SHM का पूरा होगा, उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करें, आराम से सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं यूनिक और शानदार तरीके से ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहली बात देखिए, पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल आसान सी बात। अपने ऐप पर जो आपको वीडियो मिलेंगे, केवल और केवल आपका क्वेश्चन सही हो, इस बात को फोकस करके बनाया गया है। मेरे पढ़ाने के बाद आप इम्प्रेस हो या क्या टेक्निक है, ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। हाँ, जो बच्चा पहले बहुत मेहनत कर रखा है और उसने ऐप पर कोर्स परचेज किया है, तो उसको झटका ज़रूर लगता है कि यार इतने दिनों से क्या ही पढ़ रहे थे, क्योंकि चीज़ों को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज करके आपके लिए बताया गया है। कोई भी टॉपिक ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन करने के बजाय मैंने यहाँ पर पूरा फोकस किया है कंटेंट को शानदार बनाने का। तो दोस्तों, पीरियोडिक मोशन क्या है ये देखिए। आवर्ती गति, इसमें वस्तु की गति निश्चित पथ में और फिक्स्ड तरीके से एक निश्चित समयांतराल या फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट होती है। अगर कोई गति फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसी रास्ते से और उसी तरीके से रिपीट हो तो इसको आवर्ती गति कहते हैं। अगर कोई स्कूल जाता है, रोजाना 8 बजे स्कूल जाता है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, आवर्ती गति है। डेफिनेशन मैं क्लियर कट इसलिए लिख रहा हूं कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो पीरियोडिक मोशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 बातें, रास्ता वही होना चाहिए, निश्चित पथ, और वही निश्चित या फिक्स तरीका, और एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर कोई गति रिपीट होती है तो इसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलेंगे, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक इंसेक्ट है, एक कीट है, उसकी गति, वो दीवार पर चढ़ रहा है और वापस गिर रहा है। ऐसे 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, फिर वापस गिर गया 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, फिर वापस गिर गया, निश्चित समय अंतराल में। तो आप देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। ये उसकी हाइट है, कितनी ऊंचाई पर चढ़ा, और ये इधर टाइम। यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, वापस गिर गया, ये है समय अंतराल। फिर चढ़ा, फिर वापस गिर गया, सेम पैटर्न, सेम रास्ता,
और निश्चित जितना समय यहाँ लगा उतना ही समय यहाँ लगा। यह है आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। एक और पैटर्न है, एक बच्चा ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ा फिर वापस नीचे पे आ गया, फिर चढ़ा फिर वापस नीचे पे आ गया। ये भी आवर्ती गति है। कैसे? अगर निश्चित समय अंतराल में हो तो। देखो t समय पर बच्चा सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, 3t तक वहीं रहा, मतलब 2t टाइम तक सीढ़ी पर रहा, फिर वापस नीचे आ गया, फिर 4t से वापस जंप किया और 6t तक वहीं रहा। कितने टाइम तक? 2t टाइम तक। 2t टाइम बाद फिर वापस नीचे आ गया, फिर 7t पर जंप किया और फिर 7t से 9t तक, मतलब वही 2t टाइम तक फिर से सीढ़ी पर रहा, फिर नीचे आ गया। ये भी क्या है? एक बच्चा सीढ़ी पर चढ़ रहा है और उतर रहा है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। इंसेक्ट, ये ग्राफ कई बार पूछ लिए जाते हैं इसलिए कि क्या ये ग्राफ कौन सी मोशन का है, तो पीरियोडिक मोशन का। अभी आगे और बात करेंगे जब आप सभी ग्राफ में अंतर कर पाएंगे। ये भी किसका है? पीरियोडिक मोशन का, आवर्ती गति का। निश्चित समय अंतराल बाद बच्चा वापस आ रहा है और आप देखेंगे टी टाइम बाद वापस भी जा रहा है, निश्चित समय अंतराल बाद ऊपर जा रहा है, निश्चित समय अंतराल बाद नीचे आ रहा है। ये टाइम इंटरवल कितना है? टी। ये देखिए आप, तो वस्तु निश्चित पथ में फिक्स तरीके से और निश्चित समय अंतराल में रिपीट हो अगर उसकी गति, तो ये पीरियोडिक मोशन है। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? वे पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो प्रकार के होते हैं। ऐसे पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो प्रकार के होते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब है ये कोई माध्य अवस्था है, इससे इधर और फिर इससे इधर, ये टू ये फ्रो इधर, जैसे घड़ी का पेंडुलम गति करता है। जैसे गिटार का तार है, आपने तार को टच किया तो इधर टू एंड फ्रो। झूला, ये उसकी मीन पोजीशन है, इसे इधर फिर इधर, ये टू एंड फ्रो। टू बिल्कुल मीन पोजीशन पे, फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी दोलन गति क्या है? ऐसी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो प्रकार की होती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम, झूला जिसे स्विंग कहेंगे, और गिटार के तार। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते। ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन। सभी आवृत्ति गतियां दोलन गतियां हैं। देखिए सभी आवृत्ति गतियां, देखो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, ये तो है, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी नहीं, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक बिल्कुल सही है। देख लो यहां परिभाषा ही, ऑसिलेटरी की परिभाषा ही क्या हो रही है कि ऐसी पीरियोडिक मोशन, ऐसी आवृत्ति गतियां जो टू एंड फ्रो प्रकार की होती है। 99% आपको ये स्टेटमेंट सही मिलेगा। सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगी, बस एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर एनर्जी लॉस हुई, जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है, ये इधर गया फिर इधर आया, अब एनर्जी लॉस होगी तो धीरे 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 रुक जाएगा। पीरियोडिक कहाँ हुआ फिर? अगर एनर्जी लॉस नहीं हो तो ये गया वापस आया, गया, ऐसे उसी रास्ते पर निश्चित समय अंतराल में रिपीट होगा। एनर्जी लॉस हो जाए तब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे। अवमंदित दोलन, उसको भी पढ़ेंगे। बताओ सभी आवृत्ति गतियां दोलन गतियां हैं? नहीं। सभी दोलन गतियां आवृत्ति गतियां हैं? यस। बस एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए।
कहीं पर भी जब क्वेश्चन में आपको हार्मोनिक लिखा हुआ हो तो उसको आपको पीरियोडिक ही समझना है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कौन सी गति है? पीरियोडिक, हार्मोनिक। ऐसे तो हार्मोनिक को भी क्या समझना है? पीरियोडिक समझना है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कंफ्यूज रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर क्लियर कट लिख दिया है। कहीं पर भी क्वेश्चन में हार्मोनिक और कहीं पर मान लो पीरियोडिक, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, हार्मोनिक को भी पीरियोडिक ही समझना है। अब देखिए, एक वस्तु है यहां पर और ये वस्तु मीन पोजीशन पर है, माध्य अवस्था पर। ये वस्तु की माध्य अवस्था है, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्य स्थिति भी कहते हैं। अगर पेंडुलम के बारे में बात करें, मान लो ये वस्तु है और ये माध्य अवस्था में, यहां से ये इसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ और ये यहां चला गया। जितना मैक्सिमम जा सके माध्य अवस्था से यहां पर, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति है, चरम अवस्था, ये चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, मान लो ये वस्तु है और एक बार ये इधर मैक्सिमम एक्सट्रीम और दूसरी बार इतना ही इधर, तो ये माध्य अवस्था है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थितियां। यहां पर आप बात को समझें, जब भी आप इस वस्तु को यहां से मान लो इधर लेके जाएंगे, ये हो गया विस्थापन, यहां से लेकर यहां तक x, तो इस वस्तु में एक बल होगा जो इसको वापस माध्य अवस्था की तरफ लाएगा। जैसे आप, ये नॉर्मल झूला है, आप किसी को ऐसे पकड़ के खींचो, ऐसे आप खींच रहे, ये आपने क्या किया? विस्थापन। लेकिन अब इस वस्तु में एक बल हो गया, बल उत्पन्न हो गया जो इसको वापस माध्य अवस्था की तरफ ले जाएगा। इसलिए विस्थापन की दिशा इधर और बल की दिशा माध्य अवस्था की तरफ। F बल वस्तु को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है। बल की दिशा, मान लो ये इधर भी जाए तो ये x विस्थापन और बल इसको वापस, बल की दिशा माध्य अवस्था की तरफ होगी। वो वस्तु को हमेशा माध्य अवस्था की तरफ लाने की कोशिश करेगा, वस्तु को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है फोर्स। यहां से एक और बात पता लग रही है कि विस्थापन की दिशा इधर है और बल की दिशा इधर है। विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मली अगर आप यहां पर एक ऐसे कोई पात्र रख दें और उसमें एक गेंद रख दें, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम स्थिति पर, अब इस गेंद को आप यहां ले जाके छोड़ दें तो ये ऐसे मूव करती रहेगी, ये गति। याद रखें, ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है, स्थायी साम्य अवस्था है। अब ओसिलेटरी या दोलन गतियों में बल और विस्थापन के मध्य ऋणात्मक साइन आएगा, विपरीत दिशा को बताएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये देखो F माइनस एक्स, और इसको हटाने के लिए एक नियतांक आएगा K, और x की पावर n, इसको ध्यान से देखना भाई। दोलन गति के लिए जो समीकरण है F बराबर माइनस k x की पावर n, ये जो पावर n है ये विषम संख्या ही होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, विषम संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर सम संख्या होगी तो माइनस का स्क्वायर होते ही वो प्लस हो जाएगी, और प्लस होने का मतलब है कि बल की और विस्थापन की दिशा एक हो गई, जो कभी भी नहीं हो सकता दोलन गति में। इसलिए दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन का जो समीकरण है F बराबर माइनस के एक्स की पावर n, n हमेशा ओड नंबर होगी, विषम संख्या होगी। तो ये दोलन गति के लिए समीकरण है। यहां पर मैंने सिंपल सी बात बताई है, x और f विस्थापन और बल के मध्य, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। जैसे माध्य अवस्था है, यहां से इधर की दिशा को हम प्लस मान रहे हैं, प्लस x,
तो बल माइनस की तरफ, बल किसमें होगा, नेगेटिव। यहां से अगर हम इधर को माइनस मान रहे हैं तो ये क्या है, माइनस एक्स, तो बल किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर x पॉजिटिव, इसकी ये डायरेक्शन की बात हो रही है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जो अपना टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोस्तों ये है दोलन गति का या ऑसिलेटरी मोशन का समीकरण। इस समीकरण में अगर यहां पर n की पावर 1 हो जाए तो इक्वेशन ये आएगी। अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलन गति है जिसमें n की पावर क्या होती है, 1, और समीकरण F बराबर माइनस kx, या सबसे सरल प्रकार की ऑसिलेटरी मोशन, सबसे सिंपल प्रकार की दोलन गति को ही क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर सबसे आसान n की पावर 1 है, और इक्वेशन ये आ गई। यहां से अगर आपके दिमाग में एक बात और आए, देखो आपने सारी चीजों को इस तरीके से देखा है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये देख लीजिए। आपने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, देखिए उसकी डेफिनेशन। पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन, ध्यान से देखना भाई। और ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है माइनस, इसी का एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही तो समझाया मैंने आपको, यही कॉन्सेप्ट है। बस एक बात और कि बल हमेशा वस्तु को मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है, और बल की दिशा हमेशा विस्थापन के अपोजिट होगी। अब आपसे कोई पूछे, देखो पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे पूछे क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है, नहीं, और भी हो सकते हैं, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल सही है। सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम है, नहीं, ऑर्डर में लिख लें, नीचे आने पर नहीं होना है। सभी एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन है, बिल्कुल सही, क्योंकि एसएचएम दोलन गति का ही प्रकार है, सिंपल प्रकार की दोलन गति, जिसके लिए n का मान क्या है, 1 है। हम बहुत सारी इक्वेशन पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा फालतू के ज्ञान की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा है पीरियोडिक मोशन, उसी का एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन, उसी का एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे, नहीं, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे, बिल्कुल सही। सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होंगे, नहीं, लेकिन सभी एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन होंगे, बिल्कुल सही। मतलब यहां से इधर जाएंगे तो नहीं, ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, यस। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके के क्वेश्चन सत्य असत्य या इससे मिलाकर कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखें, हार्मोनिक कहीं से लिखा हुआ तो आपको उसको क्या समझना है, क्वेश्चन में पीरियोडिक समझना है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या है, ये आप समझ चुके हैं। सरल आवर्त गति, इसका इक्वेशन है F बराबर माइनस kx, n की वैल्यू 1 है, सबसे सरल प्रकार की दोलन गति है सर, सिंपलेस्ट पैटर्न है ऑसिलेटरी मोशन का। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप है, मतलब सरल आवर्त गति क्या है, ऑसिलेटरी मोशन ही है।
तो सभी सरल आवर्त गतियां क्या होगी? ऑसिलेटरी मोशन। बिल्कुल सही है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऐसी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो में होती है। इसका मतलब सभी ऑसिलेटरी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? नहीं। ये देखो कहां ऑसिलेटरी है। इंसेक्ट वाला बच्चे के लिए जो मैंने आपको बताया था, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा था, नीचे आ रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। बल्कि दिशा सदैव माध्य अवस्था की ओर, मीन पोजीशन की ओर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर होगी। वो वस्तु को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर हो गया है कि एसएचएम क्या है। अब हम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड या इसी इक्वेशन पर बेस्ड बात करेंगे। तो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम, आवर्ती गति, दोलन गति और सरल आवर्त गति, बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। बस एक चीज ध्यान रखें, ये लाइन नोट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन भी है और एसएचएम भी। यहां पर ये गलत लिख गया है। अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, पीरियोडिक तो है। जैसे एक टी टाइम बाद ये पूरा चक्र हो गया, अगले टी में दूसरा चक्र, अगले टी में तीसरा चक्र, एक निश्चित समय अंतराल बाद निश्चित पथ में और एक ही पैटर्न से गति हो रही है। लेकिन ये एसएचएम नहीं है। ये मिस्टेक हो गई, आप इसको ध्यान रखें, ये गलती सुधार लें। ये देख लीजिए आप, एक बार फिर कह रहा हूं, ये गलती से दोनों हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक या आवर्ती गति तो है, लेकिन एसएचएम नहीं है। एक समान वृत्तीय गति, आवर्ती गति तो है, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी है? पीरियोडिक है, लेकिन एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने आपको बताया कि ओसिलेटरी मोशन, दोलन गति की इक्वेशन ये है। यहाँ n जो है वो विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगी 1, 3, 5, 7। लेकिन अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो जो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे साधारण जो समीकरण आएगी वो है f बराबर माइनस के एक्स। k एक नियतांक है, x डिस्प्लेसमेंट है और f क्या है? फोर्स है, बल है। ये समीकरण सरल आवर्त गति के लिए, और मैं आपको बता चुका हूं सरल आवर्त गति दोलन गति का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरल रूप है। सरल आवर्त गति में वैसे तो आपको यह भी बोला जाता है कि वस्तु या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब कई बार आपको ऐसा लगे कि पेंडुलम स्ट्रेट लाइन में कहाँ है। अगर इसके छोटे छोटे सेगमेंट बताए जाए तो वो आपको क्या दिखाई देंगे? स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगे। एसएचएम में जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए। पढ़ते टाइम आपको लगता है कि हाँ इजी है, बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट है, वो इन चीज़ों को वापस रिवाइज नहीं कर पाती। इसलिए जो कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये एक पेंडुलम है। सबसे पहले ये पेंडुलम सिंपल ऐसे लटका हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्य अवस्था। ध्यान से देखिए एक बात, ये है मीन पोजीशन। अब ये यहां से गति करता हुआ यहां गया, मैक्सिमम यहीं जा सकता है। ये है एक्सट्रीम पोजीशन, चरम अवस्था। फिर वापस ये मीन पोजीशन पर, फिर दूसरी डायरेक्शन में फिर से एक्सट्रीम पोजीशन और फिर वापस मीन पोजीशन। ये एक क्या हुआ? चक्र हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ, एक कंपन हुआ, एक ऑसिलेशन या दोलन हुआ। देखो यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, मीन,
फिर एक्सट्रीम और वापस मीन। ये क्या हो गया, एक साइकिल। मीन पोजीशन क्या है और एक्सट्रीम या चरम अवस्था क्या है, अच्छे से आपको पता लग गया। अब इसको थोड़ा इधर देखते हैं। मान लीजिए यहां पर वस्तु है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्य अवस्था, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से ये इधर गया, जितनी भी जो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो मीन पोजीशन से ही मापी जाएगी। यहां से इधर को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां से ये देखिए, ये मीन पोजीशन पर, ये ऐसे गया एक्सट्रीम पर। जब ये एक्सट्रीम पर आ जाता है तो इसमें एक फोर्स, एक बल जनरेट हो जाता है, और ये बल इस वस्तु को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करता है। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पर जो बल होता है वो उस वस्तु को वापस मीन पोजीशन तक की लाने की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करता है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया तो यहां पर जो बल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर बल मैक्सिमम होगा तो याद रखें यहां पर त्वरण जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि बल बराबर ma होता है। यही अगर डायरेक्शन यहां से इधर है तो x को इधर नेगेटिव मान रहे हैं तो फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ। बल और त्वरण की दिशा माध्य अवस्था की तरफ होगी। क्यों, एसएचएम में जब वस्तु एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है तो उसमें जो बल है वो वस्तु को वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाने में कार्य करेगा। तो ये मीन पोजीशन, एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव, फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ। जब वस्तु मीन पोजीशन पर है, देखो एक्सट्रीम पर है जब बल भी अधिकतम है, मैक्सिमम है, और त्वरण भी अधिकतम है। लेकिन जब मीन पोजीशन पर है, माध्य अवस्था पर है, तब बल क्या होता है, जीरो। ये एक्सट्रीम पर था, इसमें जो बल है इसको माध्य अवस्था पर लाएगा, और माध्य अवस्था में आते ही बल क्या हो गया, जीरो। और माध्य अवस्था के लिए x की वैल्यू देखो, जो भी विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो माध्य अवस्था से मापा जाएगा। तो माध्य अवस्था के लिए x का मान जीरो, बल का मान भी जीरो, और जब बल का मान जीरो तो त्वरण का मान भी जीरो होगा। ध्यान से देख लीजिए, मीन पोजीशन के लिए क्या क्या बातें याद रखनी है, x की वैल्यू जीरो। जब x की वैल्यू जीरो तो बल की वैल्यू जीरो, बल की वैल्यू जीरो, त्वरण की वैल्यू जीरो। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेंडुलम जिस पर F0, A0 और X0 है, बताओ वो कहाँ है, मेन पोजीशन पर। अगर एक्सट्रीम पे होता तो F मैक्सिमम, A मैक्सिमम, और X जो है वो भी मैक्सिमम। और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब यहां पर एक्सट्रीम पे होगा तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। और इधर आइए, यहां पर ये कौन सी अवस्था है, मीन पोजीशन, माध्य अवस्था। यहां पर बल और त्वरण जीरो और x भी जीरो। यहां से वस्तु इधर गई, एक्सट्रीम पर गई तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ए कहते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम। माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम का मतलब जब वस्तु एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाए। इधर भी आएगा तो माइनस ए। अब एक बात और सोचो, यहां मीन पोजीशन, वस्तु यहां जाके रुक गई एक्सट्रीम पर, यहां पर v, वेग, वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेग, तभी तो इधर जा पाएगा। फिर इधर जीरो,
तो चरम अवस्था पर या माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम, इधर को माइनस ले रहे हैं, इधर प्लस। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेग क्या होता है? 0, और माध्य अवस्था पर वेग क्या होता है? मैक्सिमम। अब एक नॉर्मल सी बात सोचो, जब हम त्वरण की परिभाषा देखते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण 0 है और वेग मैक्सिमम है। वेग है लेकिन त्वरण नहीं है। जब त्वरण नहीं है तो बल नहीं है। यहां पर त्वरण मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर, लेकिन वेग क्या है? 0। वेग 0 है तब भी त्वरण क्या है? मैक्सिमम। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जनरल आप त्वरण की परिभाषा से जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। देखो, ये मीन पोजीशन, माध्य अवस्था पर वेग अधिकतम, चरम अवस्था पर वेग 0, चरम अवस्था से जब वस्तु माध्य अवस्था की ओर जाती है तो वेग बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ वेग मैक्सिमम। ऐसे ही यहाँ पर चरम अवस्था से माध्य अवस्था की ओर आएगी वस्तु तो वेग बढ़ेगा, और इधर जाएगी तो घटेगा। माध्य अवस्था से दूर जाने पर वेग क्या होता है? घटता है, और माध्य अवस्था की तरफ आने पर वेग बढ़ता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर कह रहा हूं, माध्य अवस्था पर वेग मैक्सिमम, त्वरण 0, बल 0। चरम अवस्था पर वेग 0, वेग 0। चरम अवस्था से माध्य अवस्था की ओर आएंगे तो वेग बढ़ेगा, माध्य अवस्था से चरम अवस्था की ओर आएंगे या एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएंगे तो वेग घटेगा। और सिंपल सी बात है, जब यह मैक्सिमम है, यहाँ 0 है तो इधर बढ़ेगा ही, और यहां से इधर जाएंगे जब 0 हो रहा है तो घटेगा ही। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? मैक्सिमम, और फोर्स भी क्या होता है? मैक्सिमम। और वेलोसिटी या वेग क्या होता है? 0। अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ x0, f0, a0। जब x 0 है तो f 0 हो गया, जब बल ही नहीं है तो त्वरण क्या होगा? 0। इस कंडीशन में v मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे जाएंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। माध्य अवस्था से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, आयाम है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। यही बात। अब माध्य अवस्था से इधर जा रहे हैं तो यहां वेग 0 हो रहा है, तो वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, और इधर आएंगे तो बढ़ रहा है। अब जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि उनको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। यहां मान लो, चाहे सबसे पहले यहां देख लो, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेग 0 है लेकिन त्वरण फिर भी है। वेग का मान 0 है तो आप ये नहीं कह सकते कि त्वरण 0 ही होगा। देखो, वस्तु का रुकना v पर निर्भर करता है, त्वरण पर नहीं। यहां वेग जो है वो मैक्सिमम है, त्वरण तो 0 है। जैसे आपको कोई बोला जाए कि किसी वस्तु का त्वरण 0 है, क्या वो गति कर रही है? कर सकती है। देखो, इस कंडीशन पे त्वरण 0 है फिर भी वस्तु मैक्सिमम वेग से गति कर रही है। इस जगह पर त्वरण मैक्सिमम है फिर भी वस्तु रुकी हुई है। कहने का मतलब वस्तु का रुकना और चलना, गति में रहना वेग पर निर्भर करता है, त्वरण पे नहीं। वस्तु का रुकना वेग पर निर्भर करता है, एक्सेलरेशन पर नहीं। v मैक्सिमम है तो त्वरण 0 हो सकता है। ये देख लीजिए, v मैक्सिमम है फिर भी त्वरण 0 है। अब आपको ऐसे लगे कि त्वरण 0 है तो वस्तु विराम अवस्था में, नहीं। त्वरण 0 है मीन पोजीशन पर फिर भी वस्तु का वेग अधिकतम है। एसएचएम में ऐसा हो रहा है। एक एग्जांपल देखो आप,
मान लो मैंने एक वस्तु को यहां पकड़ के रखा, वेग क्या है 0। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर वेग 0 है तो त्वरण कहां लगेगा, त्वरण का मान क्या होगा बताओ। वेग ही 0 है तो त्वरण तो 0 होना ही है। ये वस्तु है, वेग 0, लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण तो लग रहा है जिसका मान 10 होता है। बताओ इस वस्तु पर ए कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग क्या है इसका 0। जब वेग 0 है, ए जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये निकला है कि वस्तु का रुकना और गति करना वेग पर निर्भर कर रहा है। त्वरण 0 या मैक्सिमम होने से आप ये आइडिया नहीं लगाएं कि वस्तु रुकी हुई है या मैक्सिमम वेग से चल रही है। यहां पर त्वरण 0 है फिर भी वेग अधिकतम है, यहां पर त्वरण अधिकतम है फिर भी वेग 0 है। एक एग्जांपल ये ले लो, वेग 0 है तो क्या उस वस्तु में त्वरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे इस वस्तु को आप ऐसे रखें, इस पर वेग 0 है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। बताओ अगर किसी वस्तु पर त्वरण का मान 0 है तो वेग का मान हो सकता है अधिकतम, बिल्कुल ये रहा। वेग 0 है, त्वरण हो सकता है अधिकतम है, ये रहा एक और एग्जांपल। तो वस्तु का रुकना, यहां से पेंडुलम ऐसे गति किया, ये रुका, त्वरण में नहीं, वेग 0 हुआ इसलिए। त्वरण 0 हुआ इसलिए नहीं, त्वरण तो यहां मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम त्वरण बल, और ये बल इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाएगा और सबसे ज्यादा वेग यहां पर रहेगा। अगर आप झूला झूल रहे हैं तो आपके झूले की स्पीड यहां ये 0 और सबसे ज्यादा स्पीड मीन पोजीशन पर रहेगी। फिर जैसे जैसे इधर जाएंगे स्पीड कम हो जाएगी, फिर इधर आएंगे बढ़ती जाएगी, फिर यहां पर मैक्सिमम स्पीड। तो वेलोसिटी के बारे में ये चीज ध्यान रखें। देखो x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा माध्य अवस्था से मापा जाएगा, और माध्य अवस्था से यहां तक अधिकतम विस्थापन, इसको क्या कहेंगे? आयाम, एम्पलीट्यूड। माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। F बल की दिशा हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगी। ये देख लीजिए, बल हमेशा वस्तु को मीन पोजीशन की तरफ लाने का कार्य करेगा। तो बल की दिशा हमेशा टुवर्ड्स किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। और त्वरण की दिशा भी हमेशा किधर होगी? माध्य अवस्था की ओर। और बल और त्वरण मैक्सिमम होंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, चरम अवस्था पर, और V मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर V मैक्सिमम होगा, बाकी A, F और X क्या होंगे? 0 होंगे। बल का फॉर्मूला होता है बराबर ma। ये समीकरण आप ध्यान से देखें। A लिख सकते हैं F/m। A लिखने का तरीका एक और है, -K/m गुणा x। अब ये जो माइनस तो है ही, K/m ये किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। देखो A लिखा, F/m, F का मान क्या होता है? kx। तो यहां से F की जगह kx लिख दिया, है ना? सिंपल है ना? बल, त्वरण, F का मान यहां से लिखा -kx। अब ये K/m किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। इसलिए समीकरण आ गई A बराबर -ओमेगा स्क्वायर x। कहने का मतलब K/m किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। कोणीय आवृत्ति होती है, ओमेगा क्या होता है? कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब तो ओमेगा स्क्वायर K/m के बराबर है, तो ओमेगा √K/m के बराबर। अब x अगर 0 है तो a क्या होगा? 0। देखो अगर x 0 है तो a क्या हो जाएगा? जब ये 0 तो सब कुछ 0, और जब a 0 है तो बल भी 0। देखो अब मैथमेटिकली देखो, x 0 और
ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब एक्स 0 तो त्वरण 0, और एफ बराबर एम ए, जब त्वरण 0 तो बल 0। ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। अगर विस्थापन मैक्सिमम है और अधिकतम विस्थापन क्या होता है, आयाम, अगर x की वैल्यू a है तो त्वरण का मान मैक्सिमम होगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a क्या हो गया, मैक्सिमम विस्थापन। डायरेक्शन अपन बोल रहे हैं इधर प्लस इधर माइनस, तो अगर यहां का देखा जाए तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इधर का क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। नहीं तो यहां देखो a प्लस में, अगर a का मान प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ध्यान रखना है साइन का, क्योंकि यहां पर a पॉजिटिव लिया है, और जब x की जगह a पॉजिटिव रखेंगे तो माइनस में आएगा त्वरण। यहां पर a माइनस में लिया है डायरेक्शन, तो ये प्लस में, तो त्वरण का मैक्सिमम मान a स्क्वायर, और x की जगह अधिकतम विस्थापन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड या आयाम। तो जब x 0 a 0, जब x बराबर a तो a मैक्सिमम होगा। अब देखो a मैक्सिमम को प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये कब होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, चरम अवस्था पर। तो दोस्तों एक एक बात, कहां पर वेग अधिकतम होगा, कहां पर वेग 0 होगा, कहां पर त्वरण 0 होगा, कहां पर त्वरण मैक्सिमम होगा, बल कैसे होगा, 0 कहां है, मैक्सिमम कहां है, वेग किधर बढ़ रहा है, त्वरण किधर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक बार फिर देखिए, माध्य अवस्था, x की वैल्यू 0, त्वरण की वैल्यू भी 0, इस फॉर्मूले से। जब त्वरण की वैल्यू 0 तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma, ये रहा। त्वरण की वैल्यू 0 तो F की वैल्यू भी 0, ये मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर वेग का मान अधिकतम, तो ये बल मैंने आपको बताया 0 होता है। इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को हम प्लस x ले रहे हैं, तो अगर x प्लस में है तो फोर्स इधर माइनस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पर त्वरण मैक्सिमम और वेग 0 होता है। इधर अगर विस्थापन माइनस में है तो बल प्लस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि F बराबर माइनस के एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर त्वरण मैक्सिमम और वेग 0 होता है। एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएंगे तो वेग बढ़ेगा। वेग, त्वरण, बल ये कैसे परिवर्तित होंगे, अब इससे हम जब न्यूमेरिकल बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये चीजें काम कैसे आएगी। देखो F बराबर माइनस के एक्स, A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम, x 0 तो a 0, अधिकतम विस्थापन का मतलब आयाम, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, कहाँ कौन मैक्सिमम है और कौन 0 है। वेग 0 है तो जरूरी नहीं है त्वरण भी 0 हो, ये देख लो। गुरुत्वीय त्वरण या ऐसे आप वस्तु को रख रहे हैं, ये वस्तु चल नहीं रही है तो वेग 0, लेकिन इस पर गुरुत्वीय त्वरण तो लग रहा है। यहाँ पर देखो v या वेग मैक्सिमम है, त्वरण 0 है। ये कॉन्सेप्चुअल जानकारी आप रखेंगे तो फिर आपको एसएचएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस चीज को आप क्लियरिटी के साथ समझें, याद करें, ताकि जब न्यूमेरिकल आप पढ़ें तो वहां बताने की जरूरत नहीं, आपको लगना चाहिए कि अच्छा सर ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम होता है। एक एक लाइन, और मैंने बार बार रिपीट की है उसी चीज को, बार बार बताया है कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है, इसलिए इनको अच्छे से समझो ताकि आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सको। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितना आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे, देखोगे, पढ़ोगे और रिवाइज करोगे, उतना ही ये आसान आपको लगेगा। एक बात और दोस्तों, एसएचएम से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ वो पहले से इस पैटर्न में बना रहा हूँ कि आपको
इस टॉपिक से न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है तो ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्य अवस्था है। माध्य अवस्था से ये इधर गति कर रही है और इधर गति कर रही है। ये मान लीजिए ऐसे, यहाँ से इधर मूव और फिर इधर। माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन यहाँ तक, ये इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और माध्यावस्था से यहाँ से अधिकतम विस्थापन ये इसका आयाम है, और ये मीन पोजीशन। आप जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति में क्या होता है। दोलन गति में F बराबर माइनस kx की पावर n होता है, और ये n की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या होती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि F बराबर माइनस kx दी पावर n है और n सम संख्या है, तो याद रखें वो फिर ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति नहीं होगी। दोलन गति होने के लिए n की जो नंबर है या n की जो वैल्यू है वो 1, 3, 5, 7 या ओड नंबर होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अब ये माध्य अवस्था है, यहां से कोई वस्तु यहां चली गई, ये देखिए। अब इसको वापस माध्य अवस्था में लाने का जो काम है वो एक बल करेगा। F फोर्स, वस्तु को मीन पोजीशन पर लाने का काम करता है ये बल। इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और इस रीस्टोरिंग फोर्स को F बराबर माइनस kx लिखेंगे। अब देखो kx ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम SHM पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन का ही एक पार्ट है या सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन ही है SHM। अब यहाँ n की वैल्यू अगर 1 हो तो n बराबर 1, सिंपलेस्ट तो f बराबर माइनस kx हो जाएगा, और इसी को ही SHM कह रहे हैं। SHM में यहां से माध्यावस्था से आप यहां ले गए, अब इसके अंदर एक बल जनरेट हो गया जो इस वस्तु को वापस माध्यावस्था की लाने की ओर काम करेगा। जो बल है, इसलिए बल की दिशा मीन पोजीशन की तरफ होगी हमेशा। बल की दिशा हमेशा माध्यावस्था की तरफ होगी। यहां से बल की दिशा इधर होगी, इधर गया बल की दिशा इधर होगी। बल की दिशा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। बल का फॉर्मूला माइनस kx। x जो है वो क्या है, माध्य अवस्था से विस्थापन। याद रखें x की मेजरमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही निकाली जाएगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी। कई बार आपको लगे कि पेंडुलम सर ऐसे घूम रहा है, कर्व नहीं, कोण बहुत कम होगा और ऐसे लगे कि सरल रेखा में गति हो रही है। अगर ज्यादा हुआ तो वो ऑसिलेटरी तो होगा, लेकिन SHM नहीं होगा। तो SHM में एक तो F बराबर माइनस kx। SHM एक विमीय गति है, 1D मोशन है, और हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। स्ट्रेट लाइन में हार्मोनिक मोशन हो रही है। एक इंटरेस्टिंग बात और, SHM इसमें त्वरण परिवर्तनशील होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहां से यहां पर बल 0 है माध्यावस्था पर, और यहां से ये मैक्सिमम पर चला गया, यहां पर बल अधिकतम है, और जहां पर बल अधिकतम है वहां पर एक्सेलरेशन या त्वरण भी अधिकतम है, और यहां पर त्वरण 0, तो त्वरण 0 से यहां गया ये। इसका मतलब इस मोशन में त्वरण बदलता रहता है। जब त्वरण बदलेगा तो इसलिए बल भी बदलता रहता है। कई बार हम कुछ भी समझ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, और एग्जाम में सवाल आ गया कि SHM में त्वरण होता है,
अब आपने F बराबर माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, कौन कहाँ जीरो होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है, सब पढ़ के चले गए। और एग्जाम में सिंपल सवाल आ गया कि सरल आवर्त गति में त्वरण होता है नियत, परिवर्तनशील। फिर आप कुछ न कुछ जवाब करके आओगे और नेगेटिव ही करके आओगे। एसएचएम में ध्यान रखें, इसलिए बिल्कुल सिंपल बातें भी आप पढ़े। देखें, विस्थापन कहां से मापेंगे? माध्य अवस्था से। एसएचएम कौन सी मोशन है? 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी, यह भी ध्यान रखें। एसएचएम में त्वरण परिवर्तनशील होता है, इसीलिए बल भी परिवर्तनशील होता है, बदलता है। माध्य अवस्था पर बल 0 होता है और चरम अवस्था या एक्सट्रीम पोजीशन पर बल मैक्सिमम होता है। एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ये पीरियोडिक तो है बट नॉट एसएचएम, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। एक समान वृत्तीय गति आवृत्ति गति तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा कि F बराबर माइनस के एक्स। F बल है, K कोई नियतांक है और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और माइनस ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के, जैसे मान लो वस्तु यहां से, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर होगा। वैसे तो फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है कि वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, लेकिन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट, इसलिए माइनस में। एसएचएम क्या है? 1D है, एक विमीय गति है, दो तल में हो सकती है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में, एक विमा में, 1D मोशन है। अब आप x ऐसे याद रटते चले गए और एग्जाम में F बराबर माइनस के वाई आ गया। जब x अक्ष पर हो तो x, y अक्ष पर हो तो माइनस के वाई बोल सकते हैं, z अक्ष पर हो तो माइनस के जेड बोल सकते हैं। इनको देख के इरिटेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है। x अक्ष पर हो तो x बोल दो, y पर है तो y और z पर हो तो z बोल दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, एक कण पर 4 न्यूटन बल लग रहा है और ये कण माध्य अवस्था से 5 सेंटीमीटर दूर है। स्प्रिंग कांस्टेंट या K ज्ञात कीजिए। देखो, F बराबर माइनस के एक्स। याद रखें, माध्य अवस्था से जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो x कितना? 5 सेंटीमीटर। पहले आप इसको मीटर में बदलो, सब कुछ याद हो गया और ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 0.05 मीटर। के निकालना है तो क्या हो जाएगा? F अपॉन एक्स। F कितना है? 4 न्यूटन और x कितना है? 0.05। इसको सॉल्व किया, आंसर 80 न्यूटन पर मीटर इसका कांस्टेंट आ गया। यहां पर ये माइनस वैल्यू अगर ऑप्शन में नहीं भी दे रखी हो, सभी पॉजिटिव में हो, तो भी याद रखें ये नियतांक है, कांस्टेंट है। तो माइनस चिन्ह का मतलब कण को मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, बस यही है। माइनस कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आंसर 80 न्यूटन पर मीटर क्या हो गया? के कांस्टेंट की वैल्यू। ये जो के है इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर देखिए, m ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति है। अब इस के की जगह ये देखो माइनस के एक्स, या इधर देख लीजिए, इसकी जगह अगर इसकी वैल्यू रखते हैं m ओमेगा स्क्वायर, तो इस फोर्स की वैल्यू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स भी रख सकते हैं। जब आपको m गिवन हो, ओमेगा और x गिवन हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर और x हमेशा मीन पोजीशन से ही लेते हैं या मेजर करते हैं।
एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू है 98 न्यूटन पर मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर। आपको फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा किसी स्प्रिंग का जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 98 न्यूटन मीटर है और उस स्प्रिंग को मध्य अवस्था से 20 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करना है, खींचना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस के एक्स, के कितना है 98 और एक्स कितना है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 से डिवाइड कर दो। ये देख लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ, कट गया और 1/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, के और एक्स, यहां पर आपके पास फोर्स आ जाएगा 98 का 1/5। अगर आप इसमें भाग देना चाहें तो एक बार, और यहां से 4 बच गए, उसके बाद 9, फिर से डिवाइड किया इसको, 3 बच गए, 0.6, 19.6 न्यूटन, ये इसका फोर्स हो जाएगा। एक एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि ये स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, इसका कांस्टेंट 98 न्यूटन पर मीटर है, इसको स्ट्रेच करना है 20 सेंटीमीटर, कितना बल लगाना पड़ेगा, सिंपल 19.6 न्यूटन। लेकिन यही बात ऐसे पूछी जाती कि ये स्प्रिंग है, इस पर कितना भार लटका दे कि ये 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच रहे या माध्यावस्था से इसका विस्थापन 20 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है ma। जब ये नीचे की तरफ है तो आप क्या लिख सकते हो, G। F की वैल्यू कितनी आ रही है 19.6 और m हमें निकालना है कितना, और G की वैल्यू 98। m निकालने के लिए कि कितना भार लटकाना पड़े कि ये 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच रहे, तो यहां से 9.8 से इसको डिवाइड कर दो और यहां से m की वैल्यू 2 किलो आ जाएगी। बात को समझना भाई। अगर सिंपल सवाल आए कि कांस्टेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स निकालो, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से समझाया है 19.6। लेकिन इसकी जगह सवाल ये आए कि एक स्प्रिंग है, माध्यावस्था में है, मीन पोजीशन पर है, उसको मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करना है, तो कितना द्रव्यमान उस पर लटकाना पड़ेगा, कितना मास। तो जब ऐसे रखेंगे तो जी नीचे लगेगा, तो फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स क्या होगा mg, और कितना द्रव्यमान हो गया 2 किलो। अगर आपके 98 न्यूटन पर मीटर है, वो वाली इस स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करना चाहते हैं तो 2 किलो का वजन लटका दो, वही रहेगी। और फोर्स कितना होगा 19.6 न्यूटन। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल अप्रोच को भी ध्यान में रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार आपको F निकालना, आप निकालना जानते हैं और क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक स्प्रिंग है जिसको माध्यावस्था से 20 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करना है, कितना द्रव्यमान लटकाया जाए। तो आप पहले बल निकाल लें, बल इस तरीके से निकाला, बल के बाद F बराबर ma होता है, a त्वरण है, लेकिन जब नीचे है तो a एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और g को कितना माना है 99.8 और सॉल्व किया 2 किलो आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि F बराबर -a/kx, क्या ये SHM का
फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन है। अगर 4 ऑप्शन आप देखें और आपको लग रहा है कि इस ए की वजह से आप परेशान हो, तो ध्यान रखें ये दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं और इन दोनों को मिला के डैश भी लिखा जा सकता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो f बराबर माइनस के स्क्वायर एक्स, f बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर और f बराबर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 4 इक्वेशन आपको दे दी और फिर आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सी इक्वेशन सही है। देखो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, और इसको आप इसलिए नहीं कर रहे सही कि इसमें a आ गया, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, आप इसको सही करें। लेकिन याद रखें अगर ऑप्शन में बिल्कुल सही है तो फिर आप उसी को ठीक रखें। इस तरीके से आप रीस्टोरिंग फोर्स निकालना, उसकी अप्रोच, इस रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व करें, परेशान नहीं हो। स्प्रिंग है, नीचे लटका रहे, कितना द्रव्यमान होगा, के कांस्टेंट की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति कई बार डायरेक्ट दे रखी है, तो इसलिए आप अगर रेडियन में दे रखा हो, रेडियन पर सेकंड में वैल्यू दे रखी हो, तो वास्तव में वो कोणीय आवृत्ति है, और मीटर पर सेकंड में दे रखा हो तो वो उसकी क्या है, केवल वेग है कि इतने राउंड पर सेकंड वो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकंड में होगी। दोस्तों हमने अभी बात की है फोर्स के बारे में, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए F बराबर माइनस के एक्स होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं F बराबर ma होता है, इसलिए अगर त्वरण निकालना हो तो F अपॉन m, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं बल का सूत्र ma होता है, अगर आपको a निकालना है तो F बटे m। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में F की जो वैल्यू होती है वो माइनस के एक्स होती है, इसलिए यहां से त्वरण का फॉर्मूला माइनस के एक्स अपॉन एम हो गया। हम ये भी जानते हैं कि k कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। m क्या है, मास या द्रव्यमान, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर k अपॉन m आ गया और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k अपॉन m आ गई। तो दोस्तों आपको ये पता लग गया कि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k अपॉन m के बराबर है और k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये रहा k अपॉन m, ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इसलिए त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन में त्वरण के लिए इक्वेशन ये है। अब आप ये जानते हैं कि x क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, माध्य अवस्था से विस्थापन। ये माध्य अवस्था है, यहां पर x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू 0 तो त्वरण की वैल्यू भी 0, त्वरण की वैल्यू 0 तो फोर्स की वैल्यू भी 0। इस माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आयाम। अगर यहां से इधर वाले को हम पॉजिटिव माने तो इधर वाला आयाम नेगेटिव है, केवल डायरेक्शन, मान नहीं, दिशा। अब आप देखिए इधर अगर आप बल का मैक्सिमम मान देखेंगे, F बराबर माइनस के एक्स। अब a माइनस में है और यहाँ भी माइनस होता है क्योंकि k की जगह m ओमेगा स्क्वायर रख दिया, तो इधर ये प्लस में आ जाएगा और इधर वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। बस x की जगह अधिकतम विस्थापन a लिखेंगे, आयाम। तो बल का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर x माइनस में, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट
और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम। तो इधर इस डायरेक्शन में अधिकतम त्वरण ओमेगा स्क्वायर ए और इस डायरेक्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है, देखो एक बार फिर। यहां से इधर गया, x की वैल्यू क्या है a, और मीन पोजीशन से इधर प्लस मान रहे हैं, तो a की वैल्यू प्लस में, ये माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। यहां से इधर विस्थापन को माइनस मान रहे हैं, तो अधिकतम विस्थापन भी माइनस a, और यहां पर माइनस a आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम त्वरण ओमेगा स्क्वायर a हो गया। इस पूरी बात से हमको ये समझ में आ गया कि एफ मैक्सिमम बराबर प्लस माइनस के ए बोल सकते हैं, मैक्सिमम क्योंकि एक्स की जगह ए आ गया, या प्लस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए बोल सकते हैं, और बल की दिशा सदैव मीन पोजीशन की तरफ होगी। मैक्सिमम त्वरण प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो सकता है। यहां पर ए क्या है, आयाम है, माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से, हमेशा एक्स कहां से जो है मापा जाएगा, वो मीन पोजीशन से। ये जो ओमेगा है ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति। इसको भी देखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, और यहां पर हम जानते हैं कि टी क्या है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, एक ओसिलेशन या एक दोलन में लगा समय, 1/f, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आप राउंड पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड बोल सकते हैं। अब यहां देखो 1/t को f बोल सकते हैं, तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी। कई जगह पर आपको f की वैल्यू n भी बोल रखा होगा, नंबर या फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो इसको ओमेगा बराबर 2 पाई n भी बोल सकते हैं। एक बात याद रखो, अगर क्वेश्चन में राउंड पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड दे रखा है, तो वो तो आपको बता रखी है फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में राउंड पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड दे रखा है, इसका मतलब आपको f की वैल्यू दे रखी है। वहां से अगर आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, उस वैल्यू को 2 पाई से गुणा कर दो। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ओमेगा दे रखा होता है, और ओमेगा का जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड। तो अगर कहीं पर रेडियन पर सेकंड वैल्यू दे रखी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा वही ओमेगा की वैल्यू है। इस बात को भी ध्यान में रखें। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य अवस्था से विस्थापन, और माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड a। कई बार कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑसिलेशन या एसएचएम जो हम पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आप देखें, वीडियो पढ़ते टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि हम उन्हीं चीज़ों को बार बार देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है दोस्तों, हमें सिलेक्शन चाहिए, और उसके लिए हम किसी भी पैटर्न को देखें और समझें, बस एग्ज़ाम के क्वेश्चन सही होने चाहिए। वीडियो को अच्छे से समझो, बार बार मैं थोड़ा बता के आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया वो भी बता रहा हूं, ताकि आपका दिमाग उसी अप्रोच के साथ पढ़े। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई दूरी, 4 ऑप्शन दे रखा है। याद रखें, पहली बात तो तय की गई दूरी, विस्थापन नहीं। एसएचएम में एक आवर्तकाल में, एक टाइम पीरियड में। अब एक टाइम पीरियड क्या होता है, देखो यहां बताता हूं। यहां से मान लो ये मीन पोजीशन है, एक बार वस्तु यहां गई, फिर वापस आई, फिर यहां गई, फिर वापस आई। ये एक पूरा क्या हो गया, दोलन हो गया, ऑसिलेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया। और इस एक पूरे दोलन में लगा समय
आवर्तकाल कहलाता है। ये झूला है, ये मीन पोजीशन, एक बार यहाँ गया वापस मीन पोजीशन, इधर मैक्सिमम वापस मीन पोजीशन। इसमें जो लगा समय है वो आवर्तकाल है। एक दोलन, एक वाइब्रेशन में, या साइकिल तो भी कह सकते हैं, एक पूरे साइकिल में लगा समय क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन बोलो, एक वाइब्रेशन बोलो, उसमें लगा समय एक आवर्तकाल है। तो आप देख लीजिए, यहां से एक बार इधर गया मैक्सिमम पर, तो कितना विस्थापन हुआ? ए। अभी अपन दूरी बोल रहे हैं तो दूरी देखो, यहां से कितना गया? ए दूरी, वापस आया फिर ए, तो 2a हो गया। यहां से फिर इधर गया ए, और वापस इधर आ गया फिर से ए, क्योंकि माध्यावस्था से अधिकतम दूरी जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो उनके बीच की दूरी है ए। एक वाइब्रेशन में या पूरा एक आवर्तकाल में ये एक बार यहां गया वापस आया, यहां गया वापस आया, तो कितने दूरी हो गई? 4a। सिंपल सवाल है। ये देखिए, ए वापस आया 2a, 3a, 4a, और इसी को एक टाइम पीरियड या एक वाइब्रेशन कहेंगे। एक वाइब्रेशन में लगा समय एक आवर्तकाल, सिंपल सी बात है। और एक आवर्तकाल निकालना है तो 1 फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए हैं। बिल्कुल जनरल सी बातें, इनको मैंने आपको बता रखा है। बेसिक जब आप चीजें पढ़े हैं तब उसमें आपको सारी बातें बता रखी। एक वाइब्रेशन में लगा समय टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 2πf से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट राउंड पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड होगी, लेकिन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेडियन पर सेकंड होगी। यही सवाल ऐसे पूछा जाए कि एसएचएम में एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक आवर्तकाल में यहां था ए, फिर वापस आ गया 0, फिर यहां ए, फिर वापस 0। एक आवर्तकाल में या एक पूरे वाइब्रेशन में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, यहां पर ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं, ये है 0। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है। पहले भी यही था और पूरे आवर्तकाल के बाद यही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। एसएचएम में एक आवर्तकाल में या टी समय में कण द्वारा तय विस्थापन 0 और कण द्वारा तय दूरी 4a होती है। और a क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसको हम क्या कहेंगे? आयाम। माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। एक एग्जाम में यह सवाल पूछा गया कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो फोर्स का फॉर्मूला तो ये, फोर्स कांस्टेंट आप जानते हैं ये होता है। और फोर्स कांस्टेंट अगर कोई पेंडुलम है तो उसके साथ जो द्रव्यमान जुड़ा हुआ है उसके समानुपाती और कोणीय आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती। याद रखें, जो द्रव्यमान धागे के साथ लटका हुआ है, फोर्स कांस्टेंट उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। एक और बात देखिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्थापन x समय t का फलन हो, उस सिचुएशन में इक्वेशन क्या होगी? कहने का मतलब अवकलन के लिए जब डिफरेंशिएशन को इक्वेशन हो उसमें आपको एसएचएम कैसा दिखाई देगा? तो डिस्प्लेसमेंट x इज फंक्शन ऑफ टाइम t। विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष आप कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट x इज फंक्शन ऑफ टाइम t। देखो देखें,
यह है एक्सेलरेशन त्वरण का फॉर्मूला, बिल्कुल आसान है, आप जान चुके हैं। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर लेके आ जाऊं तो माइनस से प्लस और उधर कुछ नहीं रहेगा तो जीरो, तो ये हो गया a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। अब आप याद करो त्वरण जो है वो कब आता है? अगर आप विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? वेग। और फिर उस वेग का अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तब जाके त्वरण आएगा। बिल्कुल सही से बता रखा है मैंने। कहने का मतलब इसका 2 बार आप अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? a। विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। तो इस त्वरण की जगह हमने लिखा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको ऐसा का ऐसा लिखा, याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सरल आवर्त गति के लिए अवकलन समीकरण डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन समय t का फलन हो तब अवकलन समीकरण क्या होगी? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। कैसे आया वो भी समझा दिया। पहले बल निकाला, बल से त्वरण बताया, त्वरण से ये सिचुएशन, इसको इधर लेके आ गए। फिर एक बेसिक जानकारी कि एक्सेलरेशन त्वरण कब आता है? जब आप विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर दें। a की वैल्यू आ गई, प्लस में वही ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई किसके लिए? सरल आवर्त गति के लिए। दोस्तों चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, जब दूरी पूछे तो सिंपल आयाम का 4 गुना, जब विस्थापन पूछे 0 हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट के लटका हुआ जो द्रव्यमान है उसके समानुपाती होता है, यह भी आपको याद रखना, और कोणीय आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती। विस्थापन और समय का फलन है तब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें, बस आपको एक पैटर्न के साथ इसको पढ़ते हुए चलना है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि अब तक लोग आपको एसएचएम के नाम से डराते आए हैं। यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ये सिंपल चीज़ें हैं सर, बार बार उसी चीज़ को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। मैं धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करके और उनको रिपीट करता हुआ आपसे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, और आप आराम से सॉल्व भी कर पा रहे हैं। बस चीज़ों को ध्यान से समझो, क्लियरिटी के साथ नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करते रहो। दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं उनको आप एक बार फिर से देखिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन 1D मोशन है, एक विमीय गति है। इसमें सरल रेखा में गति होती है। बस सरल रेखा में गति, कई बार आपको ऐसा लगता है कि सर पेंडुलम ऐसे जा रहा है तो वो सरल रेखा में कहाँ हुआ, इसलिए इस थीटा को बहुत कम या छोटा माना जाता है। तो थीटा क्या होगा? बहुत छोटा, तभी ये वाली गति सरल रेखा में आपको मिलेगी। भाई जब थीटा छोटा होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये गति कौन सी हो गई? सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो गई, और ये 1D मोशन है। इसमें आपको मैंने बताया कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो द्रव्यमान है m, उस पर भी डिपेंड करता है कांस्टेंट k। तो k की वैल्यू m के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो कांस्टेंट है बल का k, वो द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड या आयाम। ये माध्य अवस्था है, यहाँ से अधिकतम जितनी दूरी पर ये जा सकता है, जितना डिस्प्लेसमेंट ये कर सकता है वो है ए, और यही है एम्पलीट्यूड। अब दो सिचुएशन आप देखिए, x बराबर 0 और x बराबर a। x बराबर 0 का मतलब है मीन पोजीशन पर, माध्य अवस्था पर। माध्य अवस्था पर अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बल 0 तो त्वरण भी 0 और x का मान 0 है ही। वेग क्या होगा वो भी हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट a है, एम्पलीट्यूड, तब बल और त्वरण दोनों मैक्सिमम होते हैं। इसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर a प्लस माइनस में, और a मैक्सिमम भी प्लस माइनस में ओमेगा स्क्वायर a। इन दोनों की दिशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, इसमें एक बल रिस्टोर हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, और बल हमेशा इस वस्तु को मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, और त्वरण की दिशा भी यही होगी। तो बल और त्वरण की दिशा दोनों की मीन पोजीशन की तरफ होगी, और x बराबर 0 मीन पोजीशन पर, x बराबर a अधिकतम या एक्सट्रीम या चरम अवस्था पर। मैंने यहां पर लिखा है वेग क्या होगा। आइए, बल के बारे में पढ़ा, त्वरण के बारे में पढ़ा, अब वेग के बारे में भी देखते हैं। वेग का फॉर्मूला है v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और v वेग है। अब अगर x बराबर 0 है, मतलब माध्य अवस्था पर, मीन पोजीशन पर, यहाँ पर, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी मीन पोजीशन पर? 0। तो x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ से ये a स्क्वायर और उसका अंडर रूट हुआ, तो v बराबर ओमेगा a। कहाँ पर? मीन पोजीशन पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों SHM में। मीन पोजीशन पर बल भी 0, त्वरण भी 0, x की वैल्यू भी 0, लेकिन वेग मैक्सिमम होता है, और v मैक्सिमम किसके बराबर होगा? ओमेगा a के बराबर। एक्सट्रीम पोजीशन पर, चरम अवस्था पर, जब x बराबर a हो तो x की जगह a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और पूरा ही 0। एक्सट्रीम पोजीशन या चरम अवस्था पर, जहां पर f और a मैक्सिमम थे, वहां पर वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर x बराबर 0, त्वरण बराबर 0, बल बराबर 0, लेकिन वेग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर x बराबर a मैक्सिमम होगा और बल भी मैक्सिमम होगा, लेकिन वेग 0 होगा। एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ से ये पिंड यहाँ गया, रुक गया, इससे आगे नहीं जा रहा, वेग 0, वापस आया, इस जगह पर त्वरण 0 है, फिर भी वेग मैक्सिमम है। SHM में दो जरूरी बातें आपको याद रखनी है कि SHM में अगर a 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि वस्तु रुक गई है, अगर त्वरण 0 है तो ज़रूरी नहीं है वस्तु रुक गई, उसका v मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर a 0 है, कई बार बच्चा कि जब त्वरण 0 हो गया तो वस्तु रुक गई, नहीं, इस कंडीशन में वेग क्या है? मैक्सिमम है। अगर त्वरण मैक्सिमम है फिर आपको लगे कि वस्तु चल रही होगी, नहीं, यहाँ पर त्वरण मैक्सिमम है लेकिन v बराबर 0, वस्तु स्थिर अवस्था में है। दोस्तों, वस्तु की गति, वस्तु गतिशील है या स्थिर है, ये त्वरण पे नहीं, वेग पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन देखिए वेग से, और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करेगा। एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें 120 वाइब्रेशन प्रति मिनट हो रहे हैं, और ये जिस वेग से गति कर रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से। आपको
इस गति के पथ की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ पाथ, पथ की गति बतानी है। 1.78 मीटर, 0.78 मीटर, 2.35 मीटर और 0.98 मीटर। क्या सही है दोस्तों? पहले चीजों को समझो। आपको दिया क्या गया है? आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 120 वाइब्रेशन प्रति मिनट। आपका पहला काम है इसको SI मात्रक में बदलो, प्रति मिनट की जगह प्रति सेकंड लाओ। जब 1 मिनट में 120 वाइब्रेशन होते हैं तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 60 से डिवाइड कर दो, 2 वाइब्रेशन प्रति सेकंड। जब 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन होंगे तो 60 सेकंड में 120 वाइब्रेशन होंगे। इसलिए वाइब्रेशन प्रति मिनट, आपको F की वैल्यू किस में दे रखी है उसको प्रति मिनट में कन्वर्ट करो। कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई F। F की वैल्यू कितनी है? 2, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। हमें क्या निकालना है? पाथ या पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ। हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो वेग है, ये देखो, जिस भी वेग से चल रही है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो वेग अगर हो ओमेगा ए, तो वेग आपको कितना बता रखा है? v बराबर ओमेगा ए। अगर आपको a चाहिए एम्पलीट्यूड, तो v बटे ओमेगा। v कितना है? 5, ओमेगा कितना है? 4 पाई। और यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। इसको सोल्व किया, 7 पंजे 35 और 22 चौके कितने हो गए? 88। इसको सोल्व किया तो a की वैल्यू, आयाम की वैल्यू 0.39 मीटर आ गई। और आयाम क्या है कि ये यहां से यहां तक गया, ये दूरी। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है 0.39, क्योंकि क्वेश्चन आपसे आयाम नहीं पथ की लंबाई पूछ रहा है। और पथ की लंबाई यहां से लेकर, ये इसका पूरा पथ है, इसकी लंबाई। जब यहां से लेकर यहां तक आयाम है तो ये भी आयाम है। आयाम का 2 गुना क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ या पथ की लंबाई। यही तो है इसका पथ, तो इसका 2 गुना 0.78 मीटर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बड़ी क्लियरिटी से बार बार उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करके बताया है। बल कैसे निकालेंगे, त्वरण कैसे निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे, मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। जब मीन पोजीशन हो तब बल, त्वरण और वेग क्या होंगे, और जब एक्सट्रीम पोजीशन हो तब बल, त्वरण और वेग क्या होंगे, और इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। ऑसिलेशन या SHM को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो पर अपना बिल्कुल कमांड बना लो। आगे की बातें आपके लिए बड़ी सिंपल होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।